हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। जैसा कि हमने पहले भी बात करी है, जो बाइनोमियल और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन होता है आपका, वो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। और जो आज हम बात करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, वो आपका एक कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यानी कि जो एक्स वेरिएबल की जो वैल्यू है, यानी कि जो वो वेरिएबल है जो इस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, वो आपका कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है। यानी कि उसकी जो वैल्यू है विद इन इंटरवल होती है। तो यहाँ पर जो एक्स मेरा है वो लाई करता है -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो बात कर लेते हैं इस डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या होता है हमारे पास। जब आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में n को वेरी लार्ज लेते हो और p जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है सिंगल ट्रायल में, अगर उसको आप हाफ कर देते हैं, तो वो जो x फॉलो कर रहा था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, वो x आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा। और जो इसमें जनरल इक्वेशन बनेगी डिस्ट्रीब्यूशन में, वो बनेगी f(x) = 1/सिग्मा √π e⁻² x μ डिवाइडेड बाई सिग्मा (2). यानी कि ये जो मेरा बनेगा यहाँ पर, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। यानी कि जो भी प्रोबेबिलिटीज अब आपकी निकलेंगी, इस डिस्ट्रीब्यूशन से निकलेंगी, इस फंक्शन से निकलेंगी। इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस सारा इस डिस्ट्रीब्यूशन से निकलेगा। तो ये आपने फंक्शन नोट कर लेना है कि दिस इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। जहाँ पर x की वैल्यू लाई करती है -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, पूरा रियल आपका होता है ये पॉजिटिव नहीं है यहाँ पर। ओरिजिन आपका यहाँ पर है। ये इस ग्राफ की अगर हम बात करें ना, x = 0, तो ये जो ग्राफ बनेगा आपका बेल शेप्ड ग्राफ बनता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। और जो इसकी जो है ये लेफ्ट टेल बोलते हैं हम इसको हम राइट टेल बोलते हैं। यहाँ पर जो है मेरा ओरिजिन होता है, तो x की वैल्यू -इन्फिनिटी से लेके और +इन्फिनिटी तक होती है। एक तरह से वैसे ये जो वैल्यू होती है ना, ये जो वैल्यू होती है x = इसका जो मीन और मोड और मीडियन होते हैं ना, यहाँ पर कोइंसाइड करते हैं, तो ये x = म्यू पॉइंट होता है आपका यहाँ पर ये, ठीक है। तो आ जाइए खैर इसमें म्यू पॉइंट पे ये जो है आपका हाफ इधर होता है, हाफ इधर होता है, बिल्कुल ठीक है। म्यू एंड सिग्मा यहाँ पर क्या है, म्यू जो है आपका मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन है, एंड सिग्मा इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि वेरिएंस का अंडर रूट है यहाँ पर ये सिग्मा। और जो म्यू है वो आपका -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में लाई करता है। सिग्मा जो है वो >0 के की वैल्यू रहती है इसकी। तो x इज कॉल्ड द नॉर्मल वेरिएट एंड f(x) इज कॉल्ड द PDF ऑफ द फंक्शन। और x अगर फॉलो कर रहा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, तो हम इसको लिखते कैसे हैं कि x फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, n लगा देते हैं यहाँ पर विद इन ब्रैकेट, इसका मीन और वेरिएंस आएगा। अगर 0 और 1 होता है वो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट होता है, जिसका मीन 0 हो और वेरिएंस 1 हो, वो हमारा स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट होता है। क्वेश्चंस में हम उसी की बात करेंगे। और जो हमारी टेबल है ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू जो है आप टेबल से देखते हैं, तो वो जो टेबल है वो भी हमारी स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट के लिए है, वो बाद में बात करेंगे हम। पहले आप इसको लिख लें अच्छे से कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसका जो PDF होता है वो ये होता है, जहाँ पर म्यू क्या है, मीन है, सिग्मा क्या है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है, और x को हम कैसे लिखते हैं, x इज नॉर्मल वेरिएट विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो है क्या क्या चीज़ें आती हैं हमारे पास, यानी कि मीन कैसे निकालेंगे, इसका वेरिएंस कैसे निकालेंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी जो कि आपकी 1 होती है उसको हम कैसे यहाँ पर प्रूव करेंगे। यानी टोटल प्रोबेबिलिटी यहाँ पर, यानी कि टोटल एरिया जो है इस कर्व का टोटल एरिया आपका हमेशा 1 होता है। जो बात कर लेते हैं, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, सबसे पहली प्रॉपर्टी है द टोटल एरिया अंडर नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, द टोटल एरिया अंडर प्रोबेबिलिटी कर्व इज यूनिटी, यानी कि टोटल जो एरिया आएगा, एरिया अब हम किससे निकालते हैं, इंटीग्रेशन से। वैसे भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है आपका, कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हम जो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे वो इंटीग्रेशन से निकालेंगे। डिस्क्रीट में आप निकालते हो समीशन से, सिग्मा लगाते हो। तो आ जाओ यहाँ पर, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व इज गिवन बाय, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व हमें पता है क्या होता है, f(x) = 1/√2π 1/सिग्मा √2π into e⁻⁻, हाँ जी, e⁻⁻
एक्स माइनस एम का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 सिग्मा। अब हम यहाँ पर m ले लेंगे। अपने क्वेश्चन में अपनी जो भी प्रॉपर्टीज हैं उनके अंदर हम इसको m कोई भी नंबर है यहाँ पर जो कि हम इसको मीन के इक्वल प्रूव करेंगे, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो कि म्यू निकाल रहे हैं तो हम क्या आएगा हमारे पास, ये m ही आ जाएगा आपका। जब मीन निकालेंगे ना तो आंसर आपका ये m ही आ जाएगा, लेकिन मीन ही है ये, लेकिन आपने इसको m से डिनोट कर दिया मीन को, ठीक है। तो हर उसमें हम प्रॉपर्टीज में हम इसको यहाँ से 2 सिग्मा स्क्वायर है, तो हर प्रॉपर्टी में हम इसको m लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, क्लियर। अब हमें टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, टोटल एरिया निकालना है। टोटल एरिया का मतलब है एरिया अंडर द कर्व इज माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स शुड बी इक्वल टू 1 आना चाहिए, आपका निकाल रहे हैं। तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ एक्स की वैल्यू है 1 सिग्मा अंडर रूट 2 पाई ई रेज टू द पावर माइनस एक्स माइनस एम का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 सिग्मा स्क्वायर इंटू डी एक्स। इस इंटीग्रेशन को जब आप करते हो तो हम क्या करते हैं, इसको इसकी जो वैल्यू है स्क्वायर टर्म है तो यहाँ रूट 2 कर दिया और यहाँ सिग्मा कर दिया, तो वही आएगा 2 सिग्मा स्क्वायर ही आएगा, स्क्वायर हमने बाहर निकाल दिया। तो इसको हम पुट कर लेते हैं एक्स माइनस एम अपॉन में रूट 2 सिग्मा इज इक्वल टू सम वेरिएबल टी पुट कर देते हैं इसको। तो ये क्या बनेगा, dx डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 सिग्मा इज इक्वल टू dt बन जाएगा। इसकी वैल्यू हम यहाँ रखते हैं, जैसे कि x की वैल्यू इन्फिनिटी है तो t भी हमारा इन्फिनिटी आएगा, माइनस इन्फिनिटी है तो t भी हमारा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ही रहेगी लिमिट 1 सिग्मा अंडर रूट 2 पाई इंटू ई रेज टू द पावर बन गया माइनस का टी स्क्वायर, dx की जगह पर आ गया आपका रूट 2 सिग्मा dt, ठीक है, ये उधर चला जाएगा रूट 2 सिग्मा dt, ठीक है जी। रूट 2 सिग्मा खत्म, ठीक है, बचा क्या आपके पास 1 अपॉन अंडर रूट पाई, रूट 2 पाई होता है ना, तो 1 अपॉन अंडर रूट पाई, तो यहाँ से बचा इंटीग्रेशन की लिमिट है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी। ये जो बच्चे मेरा आंसर है ना, ये जो मेरा इंटीग्रेशन है ना, ये मेरा होता है गामा हाफ की वैल्यू होती है ये। जैसे ही आप इसको टी स्क्वायर को अदर वेरिएबल पुट करेंगे ना, ये गामा फंक्शन बनेगा, और गामा कितना होता है, इसकी वैल्यू हाफ होती है, जो कि हमने बीटा गामा फंक्शन में भी डिस्कस करा है इस तरह के इंटीग्रेशन को। तो ये 1 अपॉन में रूट पाई हो जाएगा इंटू इसकी वैल्यू हो गई गामा हाफ। गामा हाफ की वैल्यू हमें पता है रूट पाई होती है, तो रूट पाई से रूट पाई कैंसिल आउट होके 1 आ जाएगा। तो ये जो टोटल एरिया आता है नॉर्मल कर्व का, यानी कि वो 1 होता है। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आ गया, जिसका जो इंटीग्रेशन है टोटल माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी क्या होता है, हमेशा 1 होता है। पहली प्रॉपर्टी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। दूसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं। The mean of the normal distribution, ठीक है। मीन जैसा कि म्यू से डिफाइन करते हैं, हम डिनोट करते हैं, एंड इज डिफाइंड बाय माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स से मल्टीप्लाई कर देना है हमने एफ एक्स को, है ना। कंटिन्यूस में रैंडम वेरिएबल में हमने इसी तरह से मीन निकाला था कि एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया एफ एक्स से और लिमिट लगा दी हमने, और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देख लेते हैं इसको क्या आंसर आएगा। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स से मल्टीप्लाई एफ एक्स की वैल्यू थी 1 अपॉन में सिग्मा अंडर रूट 2 पाई इंटू ई रेज टू द पावर माइनस एक्स माइनस एम का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको मैंने लिख दिया रूट 2 सिग्मा का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। फिर से वही सब्सटीट्यूशन लगाएंगे हम, ई रेज टू पावर माइनस ये मेरा एक वेरिएबल होना चाहिए, यानी कि मैंने इसको पुट कर दिया एक्स माइनस एम अपॉन रूट 2 सिग्मा को मैंने पुट कर दिया अदर वेरिएबल टी। तो अगेन डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी रूट 2 सिग्मा डी टी, ठीक है जी। तो यहाँ रख देते हैं। एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स की वैल्यू निकाल लो भाई। एक्स इज इक्वल टू रूट 2 सिग्मा टी डिवाइडेड प्लस एम, ये एम उधर चला जाएगा, ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा पहले। तो ये बनेगा आपका, इंटीग्रेशन की लिमिट सेम रहेंगी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास रूट 2 सिग्मा टी प्लस एम डिवाइडेड बाय सिग्मा रूट 2 पाई, ठीक है। ये बनेगा ई रेज टू द पावर माइनस टी स्क्वायर इंटू डी एक्स की वैल्यू है रूट 2 सिग्मा डी टी। रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा, सिग्मा से आपका ये सिग्मा कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, एक तो इसके साथ ये वैल्यू आएगी, ई रेज टू द पावर इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 1 अपॉन रूट पाई तो आपका बाहर है बिल्कुल, सो टेक इट आउट साइड, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी
√2 सिग्मा टी ई रेज टू द पावर माइनस टी स्क्वायर। एक तो इंटीग्रेशन आपका बना ये, और ये बना √पाई बिल्कुल बाहर है, प्लस एक इसको m से मल्टीप्लाई करने से बना, यानी कि m से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो m को तो बाहर निकाल लें, इंडिपेंडेंट ऑफ t है, सो टेक इट आउटसाइड ई रेज टू पावर माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी। ये वैल्यू फिर से मेरी गामा हाफ है, गामा हाफ विल बी इक्वल टू √पाई, ये वैल्यू √पाई आ गई, √पाई m आ गया ये इंटीग्रेशन। इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं कि ये वैल्यू क्या आएगी। एक बात ध्यान से देखें कि ये जो फंक्शन है इसको तो हम बाहर निकाल सकते हैं, इसका सीधा सीधा रिजल्ट हम इवन ऑड फंक्शन से कर देंगे। 1/√पाई है बच्चे बिल्कुल बाहर, 1/√पाई। हाँ जी, इसमें से अगर मैं √2 सिग्मा को बाहर निकाल दूं, क्योंकि ये t तो है ही नहीं इसमें, तो t की पावर माइनस टी, इंटीग्रेशन है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी टी ई रेज टू द पावर माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी, प्लस में है ये m, और इसकी वैल्यू आ चुकी है √पाई। इसकी वैल्यू क्या है? √पाई। तो मेरे बच्चे ये जो इंटीग्रेशन है आपका, ये जो फंक्शन है इंटीग्रेशन के अंदर, ये फंक्शन है मेरा ऑड फंक्शन। क्यों? क्योंकि जैसे आप t को माइनस टी रखेंगे तो ये माइनस साइन बाहर निकाल देगा, तो माइनस साइन के ऑड फंक्शन की डेफिनेशन एक बार देख लो बेशक, इफ f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स देन दिस एफ एक्स इज कॉल्ड ऑड फंक्शन। अगर इस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो माइनस साइन नहीं आता, एफ एक्स भी इक्वल आ जाता है, तो इवन फंक्शन होता है। ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन बेटे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, या माइनस ए से ए, या -2 से 2, या -1 से 1 हमेशा आपका 0 होता है। तो ये वाला इंटीग्रेशन आपका 0 हो जाएगा। बचेगा क्या? 1/√पाई, ये 0 हो गया, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा। प्लस में बचा है आपका m इंटू √पाई, √पाई से √पाई खत्म हो गया, तो m क्या है आपके पास? म्यू मतलब मीन की वैल्यू आ गई आपके पास m। ठीक है, तो ये चीजें समझ में आई। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है जब भी आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, लगभग वही फॉर्मूला रहता है, वही मेथड रहता है कि आपने इस e की पावर में जो भी है माइनस को हटाओ, ये जो भी स्क्वायर के अंदर टर्म है इसको आपने लगभग एक अलग वेरिएबल पुट कर देना है, t पुट कर दिया हमने। लगभग हर क्वेश्चन में इस तरह की कैलकुलेशन आपकी बनती है। तो जैसे ही आप इंटीग्रेशन को निकालेंगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? मीन आ गया आपके पास, म्यू पे कैलकुलेशन चल रही थी, लास्ट में जाके मीन की वैल्यू आ गई m। तो ये जो सब्सट्रैक्ट होता है हमारा, यही हमारा मीन होता है हमेशा, इसलिए हम यहाँ पर म्यू लिख देते हैं। वो हम बार बार यहाँ म्यू लिख रहे हैं, यहाँ फिर अपने आप ही म्यू लिख रहे हैं, तो हम यहाँ पर निकाल रहे हैं, इसलिए हमने इसको m से डिनोट कर दिया। ठीक है, तो ये जो m होता है यही हमारा मीन होता है। आगे बढ़ जाओ, वेरियंस। हाँ जी, वेरिएंस ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। वेरिएंस कैसे निकालते हैं? जैसा कि हमें पता है कि वेरिएंस इज डिनोटेड बाय सिग्मा स्क्वायर एंड इज डिफाइंड एज, कैसे करते हैं हम इसको? x माइनस म्यू का स्क्वायर। अब म्यू को क्योंकि हम m से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर हर क्वेश्चन में इस फंक्शन के अंदर, तो हमने यहाँ पर भी m लिख दिया, x माइनस m का होल स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स, यही करते हो ना, इंटू डी एक्स, और ये लिमिट है आपकी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। यही आपका वेरिएंस की डिफाइन यही है। यहाँ एफ एक्स की वैल्यू रख लेते हैं, क्योंकि हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस निकाल रहे हैं, तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन उठ के आ जाएगा 1/सिग्मा √2 ई रेज टू द पावर माइनस एक्स माइनस एम का होल स्क्वायर। अब मैं फिर से इसको स्क्वायर के अंदर ही लिख लेती हूँ, यानी कि √2 सिग्मा। ठीक है, ये वैल्यू आ गई, इनटू में है मेरा dx। फिर से इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, तो आपका सबसे पहला काम है कि ये जो भी पड़ा है यहाँ पर, इसको आप t के इक्वल रख देंगे, यानी कि पुट x, वही पिछले वाले क्वेश्चन का ही सब्स्टिट्यूशन मैं डायरेक्ट यहाँ पर अब वैल्यूज रख देती हूँ। इसको आप t से डिनोट करेंगे तो आपका इंटीग्रेशन की लिमिट रहेगी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी x माइनस एम का स्क्वायर। तो x माइनस एम आपका क्या बनेगा बच्चे? t √2 सिग्मा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी कि 2 सिग्मा स्क्वायर और t का स्क्वायर। ये तो बात हो गई इसकी, अपॉन में है आपका सिग्मा √2 पाई है, और e रेज टू द पावर इनटू में है e रेज टू द पावर माइनस टी स्क्वायर इंटू dx क्या आया था आपके पास? dx की वैल्यू आई थी √2 सिग्मा इंटू dt। ठीक है जी,
ये मेरा क्वेश्चन बना। √2 से ये √2 कैंसिल आउट हो गया, सिग्मा से ये सिग्मा कैंसिल आउट हो गया, कुछ बाहर निकल रही हैं टर्म्स, उनको निकाल दो जो इंडिपेंडेंट ऑफ टी हैं। तो बचा क्या, 2 बचा आपके पास, एक सिग्मा स्क्वायर बचा और एक √π बचा। इंटीग्रेशन की लिमिट है -∞ से इन्फिनिटी टी स्क्वायर e⁻⁻t² इंटू dt। फिर बच्चे ये जो है आपका यहाँ पर फिर से कॉन्सेप्ट लगेगा इवन ऑड का, क्योंकि ये जो फंक्शन है अंदर इंटीग्रेशन के अंदर जो फंक्शन है मेरा ये इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन का इंटीग्रेशन -a से a fx dx जब आपका होता है तो ये 2 टाइम्स हो जाता है 0 से a fx dx। अगर ये फंक्शन कैसा है, इवन है। तो अब हमने यहाँ पर चेक किया, दिख रहा है हमें साफ साफ कि जहाँ भी टी है वहाँ इवन पावर है टी की, तो माइनस साइन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने बात करी थी इवन फंक्शन कौन से होते हैं, f ऑफ -x इज इक्वल टू fx अगर आ जाए तो ये फंक्शन मेरे इवन फंक्शन होता है fx। तो यहाँ पर जो ये ft है ये इवन फंक्शन है, तो इसको मैंने अब 2 टाइम्स करने वाली हूँ, इसको हमने कर दिया यहाँ पर 2 टाइम। अच्छा एक और बात यहाँ पर, क्योंकि हम वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर से डिनोट कर रहे हैं ना, तो आप अंदर जो है इसको किसी a से डिनोट कर दो, क्योंकि अब यहाँ पर देखो यहाँ भी सिग्मा है यहाँ भी सिग्मा है तो कन्फ्यूजन होगी। इसलिए हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में ही मीन को m से डिनोट कर लेते हैं और सिग्मा को a से डिनोट कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में जहाँ भी सिग्मा है वहाँ पर क्या आ जाना है, a आ जाना है। जहाँ भी सिग्मा है वहाँ पर क्या आ जाना है, a आ जाना है। बच्चे इसको रिप्लेस कर लेना अब, ठीक है, ध्यान नहीं दिया हमने। तो ये जहाँ भी सिग्मा है वहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, a आ जाएगा, a आ जाएगा, राइट। तो कोई नंबर दे दिया हमने उसको a, तो ये मेरा a ही आना चाहिए। आपको वेरिएंस एक तरह से देख लेते हैं क्या आएगा। चलिए बढ़ जाते हैं आगे। इस इंटीग्रेशन की लिमिट हो गई 2 टाइम्स, इस इंटीग्रेशन की लिमिट क्या हो गई 2 टाइम्स, और ये फंक्शन 0 से इन्फिनिटी हो जाएगी लिमिट। तो दिस वन इज इक्वल टू 2 टाइम्स किया तो 4 हो गया, a² अपॉन में √π हो गया वैल्यू, और ये बन जाएगा आपका 0 से इन्फिनिटी। जो ये है आपका ब्रेक हो जाता है इंटरवल हाफ में, तो 0 से इन्फिनिटी हो जाता है t², ये एज इट इज e⁻⁻t² इंटू dt। इस इंटीग्रेशन को अभी हमने सॉल्व करना है, तो सॉल्व कर लेते हैं। हमें पता है e⁻⁻t² है, तो इस t² को मुझे एक वेरिएबल आना चाहिए, तो ये मेरा गामा फंक्शन में कन्वर्ट होने वाला है। तो गामा फंक्शन लास्ट सेमेस्टर में आपने पढ़े थे, गामा फंक्शन e⁻, जो भी है यहाँ पर जो भी है e की पावर में क्या होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए। तो इस t² को पुट t² इज इक्वल टू अदर वेरिएबल z पुट कर देते हैं, 2t dt इज इक्वल टू dz, ठीक है जी। तो ये जो बनेगा इंटीग्रेशन, एक तरह से t की वैल्यू भी आनी है यहाँ पर, dt इज इक्वल टू dz अपॉन में 2t, t की वैल्यू क्या है √z, ठीक है, रख दो यहाँ पर। जो ये सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू आप निकाल रहे हो दैट इज इक्वल टू 4a² अपॉन √π। जैसे ही आप सब्स्टिट्यूशन लगा रहे हो लिमिट आपकी सेम रहेंगी एज इट इज, t 0 है तो z भी 0, t इन्फिनिटी है तो z भी इन्फिनिटी। तो ये बनेगा आपका क्या हाँ जी, t² का स्क्वायर, t² क्या है बच्चे z है, इंटू e⁻ कितना है -t², यानी कि -z इंटू dt कितना है भाई dz डिवाइडेड बाई 2 √z। इस 2 से इसने 2 बना दिया 4 को, तो 2a² डिवाइडेड बाई √π, लिमिट है 0 से इन्फिनिटी, z की पावर कितनी, एक यहाँ पर आधी यहाँ पर है तो बचेगी कितनी, आधी बचेगी, e⁻⁻z dz। ये फंक्शन तो गामा फंक्शन नहीं है, गामा कितना z की जितनी पावर उसमें ऐड कर देते हो आप। गामा फंक्शन की डेफिनेशन याद है ना, तो वही लगा रहे हैं यहाँ पर। तो एक बार मैं लिख भी देती हूँ, चलो यहाँ गामा n इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी e⁻⁻x, और इस x को उठाओ x की पावर ये -1 होती है यहाँ पर, यानी कि जब इंटीग्रेशन से गामा लिखना है तो पावर में एक ऐड करते हो, पावर से गामा से जब इंटीग्रेशन में लिखना है तो पावर में एक सब्ट्रैक्ट करते हो। अब हमने इंटीग्रेशन से गामा पे आना है तो 2a² डिवाइडेड बाई √π इंटू, हाँ जी ये क्या बनेगा गामा, इसमें एक ऐड कर दोगे 3/2। अब गामा का रिकरेंस फॉर्मूला हमें पता है, इसको कैसे ब्रेक करते हैं हम। अब फैक्टोरियल तो लगेगा नहीं क्योंकि ये फ्रैक्शनल पार्ट है, यानी कि ये रैशनल नंबर है, रैशनल के लिए आप गामा में ये इसको फैक्टोरियल में नहीं कन्वर्ट कर सकते, तो इसका हमें पता है हाफ गामा हाफ। रिकरेंस फॉर्मूला चलो यहाँ लिख देती हूँ, n इज इक्वल टू n-1 गामा n-1। एक सब्ट्रैक्ट करो, इसमें से एक सब्ट्रैक्ट करो, वापस गामा में लिख दो। तो इस गामा, इस 2 से तो ये 2 कट गया, गामा हाफ की वैल्यू √π होती है, कट गई। गामा हाफ क्या होता है √π यहाँ रखोगे, √π नीचे है कट जाएगा, तो आंसर क्या आया a²। तो मेरे बच्चे जो आपका सिग्मा स्क्वायर था वेरिएंस
वो हो गया ए स्क्वायर। तो वेरिएंस इसका, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही बात कर ली थी कि जो मीन होता है वो म्यू होता है और जो वेरिएंस होता है वो सिग्मा स्क्वायर होता है। तो वही यहाँ पर निकले हैं वैल्यूज, जो हम ए मान के चले थे ना सिग्मा की जगह पर, वही हमारा वेरिएंस आया है यहाँ पर। तो मीन निकाल लिया आपने, वेरिएंस निकाल लिया आपने, टोटल प्रोबेबिलिटी को 1 के इक्वल प्रूव कर दिया। बाकी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज इसकी यूज में नहीं आती हैं तो हम उनको छोड़ देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नॉर्मल फॉर्म ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है? अगर कोई x मेरा नॉर्मल वेरिएट है विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, अगर मैंने z को रख दिया यहाँ पर x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, तो ये जो z है ना, दिस z इज कॉल्ड स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, इट फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 0 एंड वेरिएंस 1। जो भी वेरिएबल आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा, जिसका मीन 0 होगा और जिसका वेरिएंस 1 होगा, वो मेरा स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट होगा, उसको हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। और उसका जो पीडीएफ होगा बच्चे, उसका जो पीडीएफ होगा fz इज इक्वल टू 1/√2 पाई e रेज़ टू द पावर माइनस हाफ z स्क्वायर होगा उसका पीडीएफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ठीक है, तो अब जितने भी हमारे क्वेश्चन निकलेंगे वो सारे स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट पे निकलेंगे, यानी कि अपना जो क्वेश्चन होगा उसमें मीन और वेरिएंस गिवन होगा। हम जैसे ही z को ये रखेंगे तो हमारी जो है प्रोबेबिलिटीज की वैल्यू आएगी, यानी कि नॉर्मल वेरिएट आएगा। वहाँ से जो भी प्रोबेबिलिटीज आएगी वो हम टेबल से, टेबल में क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल होती है, तो वो वहाँ से हम उसकी वैल्यू देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने, देखिए क्वेश्चन में हम कैसे करते हैं इनको। ये हमारा स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, जरूरी है आपको z को रखना है x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, और वहाँ से आपको ये निकालनी है, एक तरह से z निकालना है कि z जो है आपका क्या है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी, स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, और उसका जो पीडीएफ है वो ये होता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे। जी हाँ, ये क्वेश्चन हमने उठाया। अ सैंपल ऑफ 100 ड्राई बैटरी सेल्स टेस्टेड टू फाइंड द लेंथ ऑफ लाइफ प्रोड्यूस्ड द फॉलोइंग रिजल्ट्स। एक्स बार क्या दिया है उसने, 12 आवर्स, और सिग्मा की वैल्यू दी है उसने 3 आवर्स। ठीक है, व्हाट परसेंट ऑफ बैटरी सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव लाइफ मोर देन 15 आवर्स। कहता है कि आपको जो है परसेंटेज ऑफ बैटरी सेल्स निकालनी है, आर एक्सपेक्टेड टू हैव लाइफ मोर देन 15 आवर्स, कि वो नंबर ऑफ, एक तरह से बैटरी निकालनी, कितना परसेंट आप बैटरी को देंगे कि उनकी लाइफ जो है 15 आवर्स मोर देन हो, इस बात की आपको प्रोबेबिलिटी एक तरह से निकालनी है। और यहाँ पर एक लाइन के बीच में कि अज्यूम दैट द वेरिएबल फॉलो द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो आ जाइए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। एक्स बार आपको दे दिया 12 आवर्स, सिग्मा दे दिया आपको 3 आवर्स। तो सबसे पहला काम है आपका क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चंस में जब भी आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कोई क्वेश्चन करते हैं, सबसे पहला काम है z निकालो। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, फर्स्ट का जो सॉल्यूशन लिख रहे हैं हम, लिखिए हियर द x, हियर x डिनोट द लेंथ ऑफ द लाइफ, x डिनोट द लेंथ of the life, length of denotes the length of the life of dry battery, of dry battery। मान लिया हमने x जो वेरिएबल है हम उसको डिनोट कर रहे हैं लेंथ ऑफ द लाइफ ऑफ द ड्राई बैटरी। अब क्या है कि इस z को हम निकालते हैं, दैट इज x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, यानी कि x माइनस 12 अपॉन सिग्मा की वैल्यू है 3। ठीक है, ये हमने रख दिया है। अब उसने क्या कहा है कि जो ड्राई बैटरी की जो लाइफ है वो मोर देन 15 आवर्स हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है। तो मोर देन 15 आवर्स, यानी कि अगर आप फर्स्ट पार्ट इसका कर रहे हैं तो फर्स्ट पार्ट में आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है x ग्रेटर देन 15। ठीक है, ये बात x क्या था, लिया था हमने लेंथ ऑफ द लाइफ, उसने कहा जो लाइफ है वो कितनी रहे उसकी, मोर देन 15 आवर्स, तो ग्रेटर देन 15 होना चाहिए। अब जब x ग्रेटर देन 15 है तो z की वैल्यू यहाँ से निकालो भाई, x को 15 रखो, यहाँ पर कितना आएगा 15 माइनस 12 अपॉन 3, 15 में से 12 गया 3/3, यानी कि 1। जब x ग्रेटर देन 15 है, इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं z ग्रेटर देन 1। z की वैल्यू x 15 के लिए z की वैल्यू कितनी आई आपकी 1 आई है, x ग्रेटर देन 15 का मतलब z ग्रेटर देन 1 है।
अब आप इसका देखो, जब आप अपने ग्राफ में देखते हैं, और क्योंकि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है z, तो ये आपका यहाँ पर म्यू इज इक्वल टू 0, इसके इधर आपका ग्राफ ऐसे जाता है, ये बिल्कुल आपका पीक पॉइंट होता है ये वाला, ठीक है, वेल शेप्ड होता है, और ये आपका बिल्कुल पीक वाला पॉइंट होता है ये वाला, ठीक। अब क्या है कि प्रोबेबिलिटी z इज ग्रेटर देन 1। अब z इज इक्वल टू 1 कहाँ है, z इक्वल टू 0 तो यहाँ पर है, z इज इक्वल टू 1 कहाँ पर है, यहाँ पर है, z ग्रेटर देन 1 मतलब ये वाला एरिया, ये वाली प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना, एक तरह से हमने ये वाला एरिया निकालना है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं कि 0 से इन्फिनिटी -0 से 1। अब क्यों लिखा है ऐसा, क्योंकि हमारे पास एक टेबल है जिसमें प्रोबेबिलिटी निकलती है, प्रोबेबिलिटी z लाइन बिटवीन a टू b, ये वाली प्रोबेबिलिटी हम वहां पर देखते हैं। तो अब मैंने इस ग्रेटर देन 1 वाली प्रोबेबिलिटी हम नहीं निकाल सकते हैं, तो हमने इसको हमेशा ऐसे लिखना है कि ये जो एरिया है ये कब आएगा, जब इस पूरे एरिया में से, ये जो पूरा एरिया है इसमें से अगर मैं ये वाला हटा दूं तो यही बचेगा, है ना। तो इसको हमने क्या लिख दिया बच्चे, प्रोबेबिलिटी z लाइन बिटवीन 0 टू इन्फिनिटी, पूरी प्रोबेबिलिटी 0 से लेके इन्फिनिटी तक, माइनस प्रोबेबिलिटी z लाइन बिटवीन 0 टू 1, क्योंकि यहाँ 0 था यहाँ 1 था, ये वाली प्रोबेबिलिटी हटा दी, ठीक है, हटा सकते हो। 0 से इन्फिनिटी, मैंने कहा था कि इस लाइन से जब भी आपका मीन है यहाँ पर, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि इससे इधर वाली प्रोबेबिलिटी भी हाफ होती है और इससे इधर वाली प्रोबेबिलिटी भी हाफ होती है। तो हम क्या करते हैं, इसको हाफ लिख देते हैं, माइनस 0 से 1 की प्रोबेबिलिटी बच्चे आपकी टेबल में शो होती है। अगर आप देख पा रहे हैं तो मैं आपको टेबल शो करती हूँ यहाँ पर। ये जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, मैं आपको शेयर कर दूंगी, ये उस पर गूगल क्लासरूम पे मिल जाएगी आपको ये टेबल। कैसे हम इसको देखते हैं, देखिए यहाँ पर आपका लिखा हुआ है इस वाली लाइन में 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, इस वाली लाइन में, इस वाली लाइन में बच्चे आपका लिखा हुआ है 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, इस तरह से इस वाली लाइन में लिखा हुआ है। अब क्या हो रहा है, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है 0 से 1 के बीच में। अब 1 आपका इस वाली लाइन में आ रहा है, 0 आपका इस वाली लाइन में यहाँ पर है, 0 और 1 का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ये प्रोबेबिलिटी है 0.3413, ये जो प्रोबेबिलिटी है 0.3413, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है ये मैंने बात करी है। अगर आपको 0 से 2 के बीच में प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो 0 तो यही रहेगा इसी लाइन का, क्योंकि इस लाइन में 0 सिर्फ यहाँ पर है। फिर इस वाली लाइन में 2 पे आ जाओ, 2 पॉइंट आपका यहाँ पर है, 2 और 0 का इंटरसेक्शन पॉइंट, ये जो इंटरसेक्शन में जो आपकी प्रोबेबिलिटी आपको नजर आ रही है ये आपका आंसर आ जाएगा 0.4772, ठीक है। चलिए तो 0 इसकी वैल्यू आपके पास आई है, क्या वैल्यू आई है इसकी, अभी मैं बात कर लेती हूँ। इसकी वैल्यू आई है 0.3413, ये है 0.5, माइनस है 0.3413, तो ये आपका आंसर बनेगा कितना, 7 बनेगा, 9 में से 1 जाएगा 8 बनेगा, और 10 में से 4 जाएगा 6 बनेगा, 9 में से 5 में से 4 में से 3 जाएगा 1, 0.1687। अगर मैं ठीक हूँ तो कैलकुलेशन आपने देख लेना, 0.15 आएगा यहाँ पर, 0.1587। अब उसने तो परसेंटेज पूछा था ना, प्रोबेबिलिटी हमने निकाल दी है, ठीक है, परसेंटेज पूछा है तो कितनी परसेंटेज हो जाएगी, 15.87%। लगभग इतनी बैटरीज आपकी, लगभग इतनी बैटरीज ऐसी हैं जिनकी लाइफ ग्रेटर देन कितनी है, 15 आवर्स है, ठीक है। सेकंड पार्ट पे आ जाओ भाई, लेस देन 6 आवर्स, उसने क्या कहा, लेस देन 6 आवर्स। तो सेकंड पार्ट में क्या करना है, हमने वो वाली बैटरीज निकालनी है जिनकी लाइफ क्या हो, लेस देन 6 आवर्स। परसेंटेज पूछा है तो पहले प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, उसको 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज आ जाएगी। तो अब आप क्या करो, लेस देन 6 आवर्स है ना, इस z के अंदर x को क्या रख देते हैं, 6 रख देते हैं, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, for x is equal to 6, z is equal to 6 minus 12 divided by 3, यानी कि 6 माइनस 12 आपका बना माइनस का 6 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि -2, ठीक है, -2 है। यानी कि प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है x is less than -2, ठीक है, x less than -2, x is less than 6,
x लेस देन 6 करो या फिर प्रोबेबिलिटी z इज लेस देन, क्योंकि उस x 6 के लिए z की वैल्यू -2 आई है, जब x के लिए यहाँ पर है तो z के लिए भी लेस देन साइन ही आएगा। अब आ जाते हैं अपनी इस पे डायग्राम पे। डायग्राम क्या है हमारा, ये अगर हमारा डायग्राम बन रहा है स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट के लिए, z इज लेस देन -2, z की वैल्यू -2 अगर आपका यहाँ है तो लेस देन -2 हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है। पर बच्चे जब भी आपको नेगेटिव जब भी आ जाए तो आप चले जाओ पॉजिटिव में, क्योंकि ये सिमेट्रिक होता है, आपका जो ग्राफ है ये सिमेट्रिक होता है, यानी कि जितनी प्रोबेबिलिटी इधर है उतनी इधर है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ z इज इक्वल टू 2 है, ग्रेटर देन 2 वाली प्रोबेबिलिटी की बात करूं या लेस देन -2 वाली प्रोबेबिलिटी की बात करूं, एक ही बात है। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, प्रोबेबिलिटी z इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। बिल्कुल आप नेगेटिव वाली जो चीज है उसके लिए आप जो है सीधा सीधा इधर पॉजिटिव में आ जाओगे। तो z इज ग्रेटर देन 2 के लिए जो प्रोबेबिलिटी निकलेगी या फिर z इज लेस देन -2 के लिए, एक ही आंसर आएगा दोनों का। अब हम इसमें हमने क्या करना है, फिर से वही बात कि जो है प्रोबेबिलिटी 0 से इन्फिनिटी में से मैंने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये वाली प्रोबेबिलिटी, यानी कि माइनस कर दिया प्रोबेबिलिटी z इज, क्यों, क्योंकि हमने 0 से 2 की प्रोबेबिलिटी है हमारे पास टेबल में, और 0 से इन्फिनिटी की प्रोबेबिलिटी मुझे पता है 0.5 है, हाफ है बिल्कुल प्रोबेबिलिटी। 0 से इन्फिनिटी मतलब z इज इक्वल टू 0 यहाँ है पॉइंट, क्योंकि z जो वेरिएट है वो एक ऐसा नॉर्मल वेरिएट है जिसका जो मीन होता है वो 0 होता है, तो 0 बिल्कुल यहाँ बीचों बीच आता है, ठीक है। तो 0 से इन्फिनिटी ये पूरा राइट साइड का कर्व माइनस कर दिया 0 से 2, तो बचा क्या, ग्रेटर देन 2 वाला कर्व। तो यही बात हो रही है। 0 से 2 की प्रोबेबिलिटी अभी हमने टेबल से देखी थी, तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी 0.4772, 0.4772। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना, 0.0228, 0.0228। तो क्योंकि हमने तो परसेंटेज की बात करी है तो यू कैन से 2.28% जो बैटरीज हैं वो ऐसी हैं जिनकी लाइफ क्या है, लेस देन 6 आवर्स, ठीक है जी, क्लियर। थर्ड पार्ट पे आ जाओ, बिटवीन 10 and 14 आवर्स, बिटवीन 10 and 14 आवर्स। तो इसके लिए अगर हम बात करेंगे तो एक बार x की वैल्यू क्या रखेंगे, 10 रखेंगे, और दूसरी बार x की वैल्यू क्या रखेंगे, 14, और दोनों के अकॉर्डिंग z की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। फॉर x इज इक्वल टू 10, z इज इक्वल टू कितना आएगा, x को रख दो भाई 10, 10 -12 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि -2/3, ठीक है जी। नाउ z इज इक्वल टू फॉर x इज इक्वल टू 14, 14 के लिए z कितना आएगा भाई, x कितना है 14 -12 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि 2/3, और यू कैन से इसको क्या लिख सकते हो, -0.67 से और 0.67 तक, यानी कि जब आप प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है कि x लाइन बिटवीन 10 to 14 है ना, तो आपको एक तरह से प्रोबेबिलिटी निकालनी है z लाइन बिटवीन व्हाट, z की वैल्यू आपने निकाल ली है भाई 10 के लिए तो -0.67, और इसके लिए आपने निकालनी है 0.67। आ जाओ अपने ग्राफ पे फिर से, ठीक है, ये मेरा ग्राफ है नॉर्मल वेरिएट के लिए। अब -0.67 सपोज यहाँ पर है, प्लस 0.67 सपोज यहाँ पर है। आपने प्रोबेबिलिटी ये बीच वाली निकालनी है मेरे बच्चे, ये वाली प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, लेकिन अब हमें तो टेबल में वही पॉजिटिव वैल्यू के लिए ही है, तो हमने जाना है राइट साइड में। अब हमें पता है कि इससे इधर जितनी प्रोबेबिलिटी उतनी इधर है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ प्रोबेबिलिटी 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी z लाइन बिटवीन 0 to 0.67 लिख सकते हैं बिल्कुल। ये 0 है और ये 67 है भाई, ये निकाल लो दोनों की, या फिर इस चीज को निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि दोनों की सेम आनी है, लेफ्ट में जितनी उतनी राइट में आनी है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल होता है हमारा जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसका ग्राफ हमारा क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है। तो ये निकालनी है एक तरह से आपको प्रोबेबिलिटी 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी 0 इज लेस देन z इज लेस देन 0.67। अब बात आती है ये प्रोबेबिलिटी देखने की, फिर से टेबल पे आ जाते हैं, मैं एक बार बता देती हूँ आपको 6-7 की कैसे देखेंगे। ये आपकी जो है टेबल है 0.67 मेरे बच्चे, यहाँ पर जो वैल्यूज़ है ना, इधर जो वैल्यूज़ हैं हॉरिजॉन्टल जो वैल्यूज़ हैं वो है आपकी 0.01, 02, 01, 02, 03, 04, 05, 0.06। तो 0.6 तो इधर का ले लो और फिर 0.07 इधर का ले लो, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पर है 0.6, ये रहा 0.6,
और आपने क्या निकालनी है 0.67। तो ये जो आपका आया है 0.67, तो 0.6 तो यहाँ पर आ गया और 0.07 यहाँ पर आ गया, उन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, यानी कि 0.2485। तो 2 × 0.2485, जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 पंजे 10, 2 16 और 1 17, 2 चौक 8 और 1 9, 2 दूनी 4, 0.4970 आ गई आपकी ये प्रोबेबिलिटी एक तरह से। तो यानी कि आपको तो परसेंटेज निकालना है फिर से 49.70% बैटरीज ऐसी हैं जिनकी लाइफ 10 से 14 घंटे के बीच में है। ठीक है, तो इस तरह से आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस करने हैं।